Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belong to University of Karachi. And the left title of this video is Esterification Reaction. Basically this video is for second year honors students. So let's start with the object of this video. In this video you have to determine the equilibrium constant of esterification reaction. एक esterification reaction है उसका हमें equilibrium constant find out करना है. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, तो आपने पढ़ा है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है. इन विच इथानॉल इज़ गोइंग टू रिएक्ट विथ इथानोइक एसिड एंड इज़ गोइंग टू फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर. ये रिएक्शन आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और उसका Kc वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में. और आपको अगर याद हो तो इस एक्सपेरिमेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास 4 आता है. ठीक, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच अल्कोहल इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईस्टर विल फॉर्म. दैट रिएक्शन विल बी रेफर्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. तो अल्कोहल आपके पास कोई भी हो सकता है. इन द स्पेसिफिक केस वी आर गोइंग टू टेक इथानोल एज अ अल्कोहल and ethanoic acid, or you can say acetic acid, as a carboxylic acid, so it will form ethyl acetate and water. This reaction will be proceeded in the presence of concentrated sulfuric acid. Here sulfuric acid will act as a catalyst, right? इसका मतलब है कि within the reaction it will not participate, it will just speed up the reaction. ठीक है. So basically ethanoic acid is going to react with ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst to produce ester, or you can say ethyl ethanoate. So this reaction is slow and it is also reversible in nature. यानी कि जो reaction previous reaction मैंने आपको बताया है ये reversible reaction है. आप देख सकते हैं sign of reversibility. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें आपने स्टडी किया हुआ है कि हम ली चैटलर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं. ली चैटलर प्रिंसिपल कंसंट्रेशन के ऊपर भी होता है, प्रेशर के ऊपर भी होता है, कैटलिस्ट भी होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी होता है. तो वो सारी चीज़ें भी आप स्टडी कीजिएगा. थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्योंकि आप ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इतना डीपली मैं ली चैटलर प्रिंसिपल को नहीं छेड़ती. ली चैटलर प्रिंसिपल ये होता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई द स्ट्रेस ऑन एनी स्पेसिफिक surface, or you can say in a specific site, so it will shift towards the direction in order to minimize the effect of that stress. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रिएक्शन की किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, देन द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड द अदर डायरेक्शन इन ऑर्डर टू सप्रेस द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इथानॉल और इथानोइक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इफेक्ट. ठीक है, तो इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा. अगर मैं इथाइल इथानोएट और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दूँ तो क्या होगा कि इट विल मूव टुवर्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन. और ये कब होता है? जब आपके पास रिएक्शन पूरा प्रोसीड हो और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आप अपने जो चैम्बर है, जो रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें से प्रोडक्ट को ना निकालें. अगर आप प्रोडक्ट को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और फिर क्या होगा कि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. अगर आपको याद हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है. दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती है, हर चीज़ स्टेबल हो जाती है, स्टे करना स्टार्ट हो जाती है. बट केमिकल इक्विलिब्रियम इज द टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू continuously form product reactant and reactant is going to continuously form product. ठीक है, इसी तरह आपके पास प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है, ली चैटलर प्रिंसिपल में वॉल्यूम का इफेक्ट हो सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट ली चैटलर प्रिंसिपल. इसको भी आप लोग स्टडी कीजिएगा. अच्छा, अब क्या बात कर रहे हैं कि टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन हैपनिंग द ईस्टर इज डिस्टिल्ड ऑफ फ्रॉम द चैम्बर
एज इट इज़ फॉर्म। वही बात लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम चैम्बर में से प्रोडक्ट को नहीं निकालेंगे, ईस्टर नहीं निकालेंगे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहेगा और हमें इस रिएक्शन को करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ईस्टर फॉर्म हो एज अ प्रोडक्ट, तो हमें चाहिए कि हम उस चैम्बर में से ईस्टर फॉर्मेशन के बाद ईस्टर को बाहर निकाल लें, अदरवाइज़ वो वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर हम केसी फार्मूला देखें तो केसी फार्मूला ये होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करें, इसमें हम कंसंट्रेशंस कैसे निकालें? कंसंट्रेशन निकालने के लिए अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ है वाटर, इथाइल इथानोएट, एसिटिक एसिड एंड इथानोल। ठीक, अब इसमें से एक चीज़ हमारे पास एसिड है, दैट इज़ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का केस बनाकर हम एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। द फॉर्मूला फॉर इट विल बी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि जब भी आपके पास कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखना चाह रहे हों, उसका फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो कभी भी आप यहाँ पे वाटर को मेंशन नहीं करते। अभी फ़िलहाल तो मैंने सिंपल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन आप वाटर को मेंशन नहीं कीजिएगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखाया है कि आप मेंशन ना करें। उसका रीज़न ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो जिस चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप उसको इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन के दौरान कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वाटर की कंसंट्रेशन बेसिकली 55 मोलर होती है। एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो बेसिकली 55 मोलर आती है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर को हम जैसे डिसोसिएट करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट होता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है 1 एक्सपोनेंट -7 1 एक्सपोनेंट -7 होती है। कंबाइनली 1 एक्सपोनेंट -14 कंसंट्रेशन होती है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें मोलैरिटी में तो आपके पास 55 मोलर कंसंट्रेशन बनती है वाटर की, राइट। तो ये कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 0.1 0.2 0.5। ठीक है, तो पॉइंट्स की कंसंट्रेशन के मुकाबले में 55 मोलर इज़ वेरी हाई। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस चीज़ की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स को फिर हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है वो ये है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स आप ऐसा लें कि जिसमें बल्कियर ग्रुप्स मौजूद हों, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होने की वजह से आपके पास जो केसी वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी। अब ये बल्कियर ग्रुप्स होने का क्या मकसद है रिएक्टेंट्स में? आपको मालूम है कि स्टैरिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जो किसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान होता है। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा हर केस में अल्कोहल इथानोल हो और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड हो। माइट भी आपके पास अल्कोहल ब्यूटानोल हो। इसका मतलब है इथानोल के मुकाबले में ब्यूटानोल ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन चेन्स को कंसिडर करता है, पे डिपेंड करता है, और उसका मतलब है कि वो बल्कियर ग्रुप मौजूद है उसमें। बल्कियर ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, लंबी कार्बन चेन की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होने की वजह से केसी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ यू विल हैव बल्कियर ग्रुप्स inside the reaction, inside of any reaction, then the reaction rate will be slow down and hence the value of the Kc will be less. ठीक, applications इसकी क्या है esterification reaction की? They have a wide variety of applications in different industries, as you can see it very clearly that they have applications in pharmaceutical industries, solvents of paints, adhesives, bioplastics, flavors, cosmetics, pesticides, emulsifiers, perfumery, food and producing a biodiesel from lower quality feedstock. ठीक है, तो इन तमाम की तमाम चीज़ों में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की पार्टिसिपेशन है एंड एप्लीकेशन है। ठीक है,
बायोडीज़ल क्या चीज़ होती है? जैसे कि खाद होता है, खाद के ज़रिए आप उसको एज अ डीज़ल यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करवाओ, तो उसको हम बायोडीज़ल कहते हैं। खाद बेसिकली मैन्योर होता है काऊ का ना, तो अगर किसी चीज़ का जो मैन्योर है उसको आप एज अ बायोडीज़ल यूटिलाइज़ कर रहे हो एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उसको आप बेसिकली बायोडीज़ल कहते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट द प्रोसीजर ऑफ दिस रिएक्शन। प्रोसीजर आपके पास मैनुअल में भी बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रोसीजर को मेंशन किया था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आपके पास मैनुअल है, आप मैनुअल से भी देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको भी देख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट को मेंशन किया। नाउ कम्स टू व्हाट द प्रोसीजर, यू हैव टू वॉश आउट ऑल द apparatus विथ टैप वाटर एंड देन विद डिस्टिल वाटर, ठीक। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ रिएजेंट बॉटल। बेसिकली रिएजेंट बॉटल नहीं लेंगे आप, रिएजेंट बॉटल की जगह एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिएगा, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क मैं आपको दिखा दूँगी ये क्या चीज़ होती है, और जिसकी जो बॉटम होती है वो कम्प्लीटली राउंड होती है, जैसे कि आपने 9th क्लास में यूज़ की होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो राउंड बॉटम फ्लास्क कहलाती है, ठीक। तो रिएजेंट बॉटल में आप रिएक्शन मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रिएक्शन मिक्सचर को जनरेट करें। तो यू हैव टू टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क instead of reagent bottle, and you have to take 12 ml of ethanol and 12 ml of acetic acid in it, ठीक है। 12 ml अपने इथानोल और एसिटिक एसिड यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स के आपने 12 ml लिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, from this reaction mixture you have to take 1 ml and you will add 20 ml of distilled water in it, ठीक। और उसको आप उस रिएक्शन मिक्सचर को आप टाइट्रेट करवा लोगे 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसके बाद फिर आप वॉल्यूम नोट करना और उसकी कंसंट्रेशन निकाल लें। जो कंसंट्रेशन जो बेसिकली अभी कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे आप, जो भी वॉल्यूम आएगा आप उसको V1 मेंशन करते हैं। कंसंट्रेशन हम आगे जाके निकालेंगे, उसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पर नहीं निकालें फिलहाल आप कंसंट्रेशन। क्या किया हमने, दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने राउंड बॉटम फ्लास्क ली जिसमें आपने 12 ml दोनों रिएजेंट्स लिए, उसमें से आपने 1 ml निकाल लिया। निकालने के बाद उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद उस फ्लास्क को टाइट्रेट करवा दिया 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक। तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग मिक्सचर जो होगा आपके पास राउंड वाटर फ्लास्क में अब बच गया है 23 ml, सही। तो उस 23 ml के मिक्सचर में आप क्या करोगे, 8 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, अराउंड 1 ml बनेगा। 8 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद आप उसको रख देंगे रिफ्लक्स के लिए, ठीक। रिफ्लक्स के लिए रखने के बाद उस टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे कि एक ब्लैंक परफॉर्म कर लेंगे। वो ब्लैंक क्या होगा, ब्लैंक ये चीज़ होती है कि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बस जो मेन रिएक्टेंट होता है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ब्लैंक आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, यू हैव टू टेक 23 ml of distilled water and you will add 8 drops of sulfuric acid in it। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें से 1 ml निकालने के बाद फिर आप दोबारा 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे। ये आपका ब्लैंक बन गया और आप उसको टाइट्रेट करवा दोगे 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वो जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आपके पास होगा V2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ब्लैंक फैक्टर में से जो आपके पास रिफ्लक्स का जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को आप माइनस करवा दोगे ब्लैंक में से, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द होल प्रोसीजर अगेन। यू हैव टू टेक, पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू टेक 12 ml ऑफ both reactants in round bottom flask. You will take 1 ml from it, you will add 20 ml distilled water और उसको आप टाइट्रेट करवा लोगे 0.5 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सपोज दैट कि आपने 1 ml निकाला किसी कॉनिकल फ्लास्क में और उसमें कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही 20 ml डिस्टिल्ड वाटर डाला, और जैसे आप टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हो सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप परफॉर्म करवा दोगे। राउंड बॉटम फ्लास्क में अब 23 ml अभी भी मौजूद है, उसको आपने लगा दिया रिफ्लक्स पे, ठीक है। रिफ्लक्स करने के बाद जब आप उसको निकालोगे, उतारोगे, तो रिफ्लक्स करने के बाद आप फिर यही करोगे कि उसमें से 1 ml लोगे, 20 ml डिस्टिल्ड वाटर डालोगे और फिर उसका वॉल्यूम नोट करोगे कि अब क्या वॉल्यूम आ रहा है। फिर आपने एक चीज़ बनानी है ब्लैंक। ब्लैंक में हर चीज़ मौजूद होती है सिवाय आपके मेन इंग्रेडिएंट्स के। तो मेन इंग्रेडिएंट्स आपके बेसिकली यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, तो दोनों रिएक्टेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। यू विल हैव टू टेक ओनली सल्फ्यूरिक एसिड 8 ड्रॉप्स और 23 ml में आप वाटर में आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दोगे। उसमें से 1 ml निकालने के बाद अगेन 20 ml वाटर ऐड करोगे और फिर उसका वॉल्यूम नोट कर लोगे कि क्या आ रहा है,
तो वो बेसिकली आपके पास हो जाएगा ब्लैंक। सही। अच्छा, नाउ कम्स टूवर्ड द ऑब्जर्वेशन। पहले आपने क्या किया काम बिफोर रिफ्लक्स के लिए। बिफोर रिफ्लक्स के लिए मैं दोबारा प्रोसीजर बता रही हूँ कि 12 ml दोनों इंग्रेडिएंट्स लिए थे, उसमें से राउंड बॉटम फ्लास्क में से 1 ml निकाल के आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाला और उसमें से आपने 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके उसी के अंदर उसको ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करवा के, तो वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आपके पास आ गया 11 फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ भी पुट करके दिखा दी है, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक। सेकेंडली आपने परफॉर्म करवाया आफ्टर रिफ्लक्स। आफ्टर रिफ्लक्स का मतलब ये है कि जो रिमेनिंग 23 ml आपकी राउंड बॉटम फ्लास्क में बचा था उसको आपने रख दिया रिफ्लक्स पर। रिफ्लक्स से उतारने के बाद 1 ml अगेन लिया, उसमें अगेन 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने उसमें जो है परफॉर्म कर लिया, तो वो आपके पास क्या हो गया, आपका रिफ्लक्स वाला काम हो गया। अच्छा, ब्लैंक के लिए आपको क्या करना है कि ब्लैंक में आपने सिंपली 8 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं, 23 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है, इस मिक्सचर में से 1 ml निकाल के अगेन 20 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके उसको टाइट्रेट करवा देना है विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपके पास एक वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि रिफ्लक्स का जो वॉल्यूम होगा उसको आपने माइनस करवा देना है ब्लैंक के वॉल्यूम से। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की रीडिंग आ जाएगी। यही रीडिंग्स आपने ऑब्वियसली नोट नहीं करनी है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको ये रीडिंग्स नोट करके दिखाई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। कैलकुलेशन के लिए आप करोगे V1 माइनस V2 डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई V2 डैश का स्क्वायर। ठीक, बेसिकली यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कर रहे हैं। स्टार्ट मैंने आपको जो फार्मूला दिखाया था वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दिखाया था। अगर आपको वो फार्मूला याद हो केसी का तो आपको मालूम होना चाहिए कि टॉप पर आपके पास कंसंट्रेशन आती है ईस्टर की और नीचे आपके पास कंसंट्रेशन आती थी आपके दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आती थी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बेसिकली टॉप पे आपका बनेगा ईस्टर का और बॉटम पे आपके बनेगा दोनों रिएक्टेंट्स का। दोनों रिएक्टेंट्स 1 मोल के थे, तो इस वजह से आपने इस तरह से इसको परफॉर्म करवाया हुआ है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और फिर आपने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखें इस स्टूडेंट की कम आ रही है, 2.09 आ रही है, जबकि आनी चाहिए 4। इसका मतलब ये है, अब ये क्यों आ रही है, मैंने इसी वजह से ये चीज़ आपको यहाँ पे पुट करके दिखाई है ताकि मैं आपको मिस्टेक भी बता दूँ कि वॉल्यूम कम आएगा तो इसका मकसद क्या है, क्यों आया है कम वॉल्यूम। इस वजह से वॉल्यूम कम आया है। पहले तो आप एक बात को ये समझें कि आपने बिफोर रिफ्लक्स टाइट्रेट करवाया, वॉल्यूम लिया, तो उस वक्त आपके पास रिएक्टेंट में एसिटिक एसिड है जिसको आप टाइट्रेट करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। स्टार्ट में बिफोर रिफ्लक्स से पहले आपके पास एसिटिक एसिड रिएक्टिंग साइड पे ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा वॉल्यूम कंज्यूम होगा और यही इस बात को शो कर रहा है कि V1 आपके पास ज़्यादा आया है। जब आप इसको रिफ्लक्स करवा चुके होंगे तो रिफ्लक्स करवाने का क्या मकसद है कि हीट प्रोवाइड करना, मॉलिक्यूल्स को एनर्जेटिक करना, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से प्रोसीड हो और प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास सिर्फ ईस्टर है, कोई एसिड नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास आफ्टर रिफ्लक्स की जो वैल्यू आएगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एसिटिक एसिड है ही नहीं प्रोडक्ट साइड पर जो कि रिएक्टेंट के साथ, ये जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्लक्स आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो कम होगा। ठीक, यही मिस्टेक यहाँ पर इन स्टूडेंट से हुई है कि इनका जो रिफ्लक्स है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन 4.9 आ रहा है। 4.9 इट्स टू हाई, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट साइड पर कोई एसिड मौजूद नहीं है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे, तो ऑब्वियसली इतना हाई वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। 2, 1.2, 1.3 इस तरह का वॉल्यूम, बहुत मिनिमम वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है इनसे, जिसकी वजह से इनकी केसी की वैल्यू ठीक नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे बेसिकली इसी वजह से मैंने ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई है वैल्यूज़ डालकर, ताकि आपको बता भी सकूँ कि आपकी अगर वैल्यू कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको किस तरह से जज करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट।